हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। क्लास 8th साइंस में हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर को कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार देख भी लीजिए, लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। द ब्लू जोन ऑफ द फ्लेम इंडिकेट। तो जो फ्लेम की ब्लू जोन होती है वो क्या इंडिकेट करती है? तो देखो, अलग अलग जोन हमने यहाँ पर पढ़ी थी। तो देखो, ब्लू जोन क्या इंडिकेट करती है? ये जो आउटर जोन है इसको ही बोलते हैं ब्लू, है ना। ये क्या, यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट कंबशन, और ये होता है हॉटेस्ट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्लू जोन क्या इंडिकेट करती है। तो ब्लू जोन में होता है कंप्लीट कंबशन। ठीक है, अनबर्न्ड फ्यूल कहाँ पर होता है? अगर हम अनबर्न्ड फ्यूल की बात करें बच्चों, यानी कि अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं इनर मोस्ट लेयर में। भाई, इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि पार्शियल कंबशन या इनकम्प्लीट कंबशन की बात करें तो ये पाया जाता है जो मिडिल जोन है। नो कंबशन तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, आगे, विच फ्यूल कॉजेज एयर पॉल्यूशन मोस्ट। यानी कि निम्न में से कौन सा फ्यूल सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन करता है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एलपीजी, सीएनजी। एग्जांपल नहीं, कुछ ऑप्शंस हैं, एलपीजी, सीएनजी, वुड और बायोगैस। तो आप जानते हैं वुड जो है सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है निम्न में से। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सभी फ्यूल्स में से सबसे ज्यादा, नहीं, इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अगर इनमें से क्लीनेस्ट फ्यूल की बात करें तो जैसे सीएनजी है, एलपीजी है, बायोगैस है, ये सभी क्या है, वुड के कंपैरिजन में काफी क्लीन फ्यूल होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करते हैं। व्हाट इज बायोगैस मेनली कंपोज्ड ऑफ? तो बायोगैस में मुख्य रूप से किससे बनी हुई होती है? तो बच्चों, बायोगैस मुख्य रूप से किससे? मीथेन से बनी हुई होती है। देखो, ऑक्सीजन से तो नहीं बनी हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड तो जलने के बाद ये छोड़ती है, हाइड्रोजन तो नहीं बनी हुई होती। तो किससे बनी हुई होती है? मीथेन से। ठीक है, मीथेन की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। यानी कि मीथेन में क्या है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोकार्बन। तो क्या मीथेन को हम एक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं? बिल्कुल, मीथेन को क्या कह सकते हैं हम? हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। बाकी हाइड्रोकार्बन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में, है ना। क्लास 10th में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे, देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, तो हाइड्रोकार्बन को भी थोड़ा वहां पर पढ़ लेंगे। बाकी हायर क्लासेस यानी कि क्लास 11th 12th में हम हाइड्रोकार्बन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर फिलहाल आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन का मतलब है जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के क्या बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, जैसे कि मीथेन। ठीक है, ये क्या है? मीथेन। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इन्हें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंडल फ्लेम हैज हाउ मेनी जोन्स। तो कैंडल फ्लेम की कितनी जोन्स होती है? तो हमें पता है कितनी होती है, 3 जोन्स होती है। ये हमने बनाया भी है पहले कैंडल का स्ट्रक्चर इस तरीके से। ठीक है, तो 3 जोन्स होती है। ये होती है, जैसे ये वाली है सबसे आउटर जोन, फिर ये वाली है मिडिल जोन, और ये वाली है सबसे अंदर वाली, यानी कि आंतरिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, या हम कहें इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन। रंग की बात करें तो जो आउटर जोन है वो होती है ब्लू कलर की,
जो मिडिल जोन है वो होती है येलो कलर की, और जो इनर मोस्ट जोन है वो होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, कैसी होती है? ब्लैक कलर की। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ब्लू जोन है यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबशन, और ये होती है हॉटेस्ट पार्ट। जबकि येलो जोन है ये होती है मॉडरेटली हॉट, मॉडरेटली हॉट। ठीक है, और ये ब्लैक जोन है ये होती है लीस्ट हॉट। येलो जोन जो है यहाँ पर होता है पार्शियल कंबशन, ठीक है, और ये जो ब्लैक है यहाँ पर पाए जाते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। तो इतना सारा लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हमने इसको 3 पार्ट में लिखा है। पहले पार्ट में हमने केवल जोन्स लिखे, आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने केवल कलर लिखा है, आउटर जोन ब्लू कलर की, मिडिल जोन येलो कलर की, और इनर मोस्ट जोन ब्लैक कलर की। फिर तीसरे पार्ट में हमने लिखा है कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंबशन और हॉटेस्ट पार्ट है या नहीं। ठीक है, फिर हमने लिखा है यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबशन, इसीलिए ये हॉटेस्ट पार्ट है। यहाँ पर होता है पार्शियल कंबशन, इसीलिए ये मॉडरेटली हॉट है। और यहाँ पर क्या होता है? अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, इसीलिए ये लीस्ट हॉट है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में इसी तरीके से हमने इसे लिखा है। बाकी है भी कितने पार्ट इसके? 3 ही तो, आउटर, मिडल और इनर मोस्ट जोन। ठीक है, तो कितने पार्ट है? 3। तो कितने जोन है इसमें? 3 जोन है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल, यानी कि एक आदर्श ईंधन के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो देखो, जो धुआं पैदा करता हो, है ना, प्रोड्यूसेस स्मोक, वो एक आदर्श ईंधन होगा? नहीं होगा, है ना। जो धुआं पैदा कर रहा है वो क्यों आदर्श ईंधन होगा? अगर आदर्श ईंधनों के गुणों के बारे में बात करें तो क्या हो सकते हैं उसके गुण? देखो, जो कम धुआं प्रोड्यूस करता हो, कम धुआं उत्पन्न करता हो। दूसरा, जो पॉल्यूशन कम करता हो। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी हाई हो, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। ठीक है, ज्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, वो एक अच्छा फ्यूल होगा। इजीली अवेलेबल हो, इजी टू हैंडल हो, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, और चीप हो यानी कि सस्ता हो। ठीक है, लो कॉस्ट हो यानी कि उसका बहुत ज्यादा महंगा ना हो। बहुत ज्यादा महंगा होगा और अच्छा होगा तो क्या फायदा है कि आम इंसान तो उसे खरीद ही नहीं पाएगा इतना ज्यादा अगर वो महंगा है। तो कैसा होना चाहिए? लो कॉस्ट फ्यूल की अगर है, हाई एफिशिएंसी है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, लो इन पॉल्यूशन है यानी कि कम पॉल्यूशन करता है, इजी टू हैंडल है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इजी टू यूज है। ठीक है, तो वो एक आदर्श ईंधन होगा। धुआं कम पैदा करता हो, तो जो स्मोक प्रोड्यूस करता हो, धुआं उत्पन्न करता हो, तो वो एक आदर्श ईंधन नहीं हो, एक नॉन आइडियल फ्यूल है। इजी टू ट्रांसपोर्ट, हाँ, इजी टू ट्रांसपोर्ट क्या एक आदर्श ईंधन के गुण है। चीप, सस्ता एक आदर्श ईंधन के गुण है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी एक आदर्श ईंधन के गुण है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा आदर्श ईंधन के गुण नहीं है, नॉट बताना है। ठीक है, तो आंसर कौन सा है? जो धुआं प्रोड्यूस करता है वो आदर्श ईंधन नहीं होगा। आंसर है ऑप्शन ए, ये है आंसर। बाकी जो ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जिसको आसान हो, तो वो एक अच्छा फ्यूल है। जो चीप हो यानी कि सस्ता हो, वो भी अच्छा फ्यूल है। और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो, वो भी क्या है? एक अच्छा फ्यूल है। ठीक, चलिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इन एग्जाम्पल में फिट होता है सीएनजी। सीएनजी क्या है? इजी टू ट्रांसपोर्ट, चीप है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, एक अच्छा फ्यूल है, और स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, कम, बहुत कम, कम प्रदूषणकारी ये हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नोट कर लीजिए इन दोनों क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंबशन? एक्सप्लेन द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। चलिए, तो आगे कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंबशन एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर
कंबशन, यानी कि कंबशन यानी कि दहन क्या है और उसके लिए कौन कौन से जो कंडीशंस हैं वो नेसेसरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो दहन है क्या? कंबशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच, ये क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड समटाइम्स लाइट। इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ जब जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है? जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो कोई भी पदार्थ तभी जलेगा यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा, बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जलता। चलो, तो अननेसेसरी कंडीशंस देख लेते हैं। कंबशन के लिए बच्चों 3 कंडीशंस हैं जो बहुत ज्यादा नेसेसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिनके बिना कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहला है फ्यूल। फ्यूल होना चाहिए, यानी कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस तभी जलेगा, तभी तो कंबशन होगा जब कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा, फ्यूल होगा, ईंधन होगा। ठीक है, तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कोई भी फ्यूल हो, कैसा भी फ्यूल हो, वो नहीं जलेगा। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन तापमान बच्चों वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। ठीक है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। जैसे हम कहें लकड़ी है और मिट्टी का तेल है, तो लकड़ी देर में आग पकड़ती है, मिट्टी का तेल जल्दी आग पकड़ लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है दोनों के अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से वो काफी देर में आग पकड़ती है, जबकि कैरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है, जिससे कि वह बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर नेसेसरी कंडीशंस है। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, या हम कहें ईंधन होना या फ्यूल होना। ठीक है, दूसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, तो एयर होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगला है इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं प्रज्वलन तापमान, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कैच फायर, न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब हम समझ गए हैं कि दहन के लिए कौन से 3 कंडीशन जो नेसेसरी है। एक है फ्यूल होना चाहिए, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। तो देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं क्या क्या है? पहला है फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इस तरीके से भी इसे हम देख सकते हैं। फिर ट्रायंगल बना के भी समझ सकते हैं। O2 क्या है? ये है ऑक्सीजन। ठीक है, फ्यूल कुछ भी हो सकता है, कोई भी दहनशील पदार्थ। ठीक है, चलिए, क्लियर है। तो यही यहाँ पर एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा और कभी कभी प्रकाश उत्पन्न करता है। अच्छा, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न तो करता है। हमारे पास 3 तरह के दहन होते हैं: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन की बात करें तो यहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। स्वतः दहन में भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जबकि विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन में हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति और प्रज्वलन तापमान। ठीक, क्लियर है। चलिए, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर कंबशन। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है और ये कंबशन में क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखो बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर है क्या? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। अब अलग अलग पदार्थों का अलग अलग प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब कुछ का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, कुछ का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब तक कोई पदार्थ अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता तब तक वो नहीं जलता। जैसे हम बात करें लकड़ी की, तो क्या आपने कभी देखा है कि लकड़ी को जैसे ही आप आग
देते हो, है ना, लकड़ी पर जैसे आप माचिस की मदद से लकड़ी को कोई बाहरी ऊष्मा देते हो, एक्सटर्नल हीट देते हो, तो क्या लकड़ी तुरंत जलने लगती है? नहीं जलती है ना। लकड़ी को काफी देर तक उस हीट में रखना पड़ता है, फिर जो है वो जलेगी। यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर काफी हाई है, जिस वजह से उस लकड़ी को काफी देर तक जो है उसको हीट के ऊपर रखना पड़ता है, फिर जो है वो जलने लगती है। वहीं अगर हम केरोसिन की बात करें, यानी कि मिट्टी के तेल की बात करें, तो मिट्टी का तेल हमने मान लीजिए कहीं पर डाला, ठीक है, तो हमने जैसे ही उसके ऊपर क्या किया, कोई भी एक्सटर्नल हीट लेकर के गए, मान लीजिए माचिस की तीली लेकर के गए, ठीक है, तो वो तुरंत जलना शुरू कर देगी। क्यों जलना शुरू कर देगी? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, प्रज्वलन तापमान है, वो काफी कम है, लो है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कोई फ्यूल जलेगा, ठीक है, फ्यूल के जलने की बात करते हैं, किसी भी ईंधन के जलने की बात करते हैं, दहन की बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है इग्निशन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इग्निशन टेम्परेचर किसी का ज्यादा होगा, यानी कि वो देर में आग पकड़ेगा, और कम होगा तो वो जल्दी आग पकड़ेगा। तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहले पहुंचाना पड़ता है। जैसे हम बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी को जलाने के लिए पहले उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर लकड़ी आग पकड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट रीचिंग द इग्निशन टेम्परेचर अ सब्सटेंस कैन नॉट स्टार्ट बर्निंग। तो ये जरूरी आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक कोई पदार्थ इस तापमान तक नहीं पहुंचता वह नहीं जलता। ठीक है, तो ये जरूरी इसीलिए बिकॉज विदाउट रीचिंग द इग्निशन टेम्परेचर सब्सटेंस कैन नॉट स्टार्ट बर्निंग। बिना इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे हुए कोई पदार्थ नहीं जलता, इसलिए इग्निशन टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर एक लकड़ी की, मान लीजिए हमारे पास एक लकड़ी है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर, ये हमारी माचिस की तीली है, इससे हम लकड़ी को जलाएं तो ये काफी देर में जलेगी, बिल्कुल। अगर हम बात करें मिट्टी के तेल की, मान लो एक इसमें मिट्टी का तेल है, जिसे हम कैरोसिन ऑयल भी कहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम माचिस की तीली लेकर के जाएं तो ये तुरंत जलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, जिस वजह से देर में जलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि देर में जलेगा, कैसे जलेगा? जलेगा तभी जब ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। वैसे ही मिट्टी का तेल, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कम है, इसी वजह से ये जल्दी आग पकड़ लेता है। जैसे मान लो ये है लाइन दहन की, ठीक है, या मान लो ये विनिंग लाइन है, और एक पदार्थ यानी कि लकड़ी है यहाँ पर, और जो केरोसिन ऑयल है वो है यहाँ पर। ठीक है, केरोसिन यहाँ पर है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, हीट देंगे एक्सटर्नल। ठीक, तो लकड़ी को यहाँ से यहाँ पहुंचने में क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। लकड़ी जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, ये क्या है, इनका इग्निशन टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है, क्या है, आई टी मान लो, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, तो ये जब अपने यहाँ तक पहुंचेगा, इस लाइन तक पहुंचेगा, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, फिर जलेगा। तो देखो इसको कितनी देर तक हीट करना पड़ेगा, यहाँ से पूरे यहाँ तक हीट करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर हम केरोसिन की बात करें, जैसे ही हम लेकर के जाते हैं, इस डिस्टेंस को और थोड़ा हम छोटा कर लेंगे, केरोसिन मान लो या पेट्रोल मान लो, ठीक है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे पेट्रोल है, चलो पेट्रोल मान लो, ठीक है, पेट्रोल, पेट्रोल, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर आग लेकर गए, ये तुरंत क्या होगी, फिनिशिंग लाइन, यानी कि अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा और फिर जलने लगेगा। तो देखो ये जल्दी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच रहा है, इसको टाइम लगेगा इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में।
ठीक है, तो इसीलिए दोनों का जो जलने का समय है वो अलग अलग है। अगर वही बात करें, अगर हम कोई गीली लकड़ी ले लेते हैं, लकड़ी क्या है, पहले गीली है, तो आग के ऊपर रखेंगे, पहले उसका जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, फिर वो सूखेगी, फिर वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगी, फिर वो जलेगी, तो उसको जलने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए, क्लियर है, समझ में आया इग्निशन टेम्परेचर क्या है और क्यों वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कंबशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो दहन के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करनी है ना, उनको डिस्कस करना है, उनके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो देखो बच्चों, तीन प्रकार के दहन होते हैं। एक है रैपिड कंबशन जिसे हम कहते हैं तीव्र दहन, एक है स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसे कहते हैं स्वतः दहन, और एक है एक्सप्लोजन जिसे कहते हैं विस्फोट। ठीक है, रैपिड कंबशन जैसे कि एलपीजी का जलना, रैपिडली जलती है ना एलपीजी, जैसे ही हम माचिस की तीली लेकर के जाते हैं वो तुरंत जलने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है रैपिड कंबशन में। अगला है स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी कि स्वतः दहन, जैसे व्हाइट फास्फोरस का जलना। ठीक है, तो ये कैसा होता है बच्चों, ये यहाँ पर किसी भी बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही ये व्हाइट फास्फोरस रूम टेम्परेचर पर आता है, अपने आप ही जलने लगता है। मान लीजिए कोई चीज है वो अपने आप ही जल रही है, तो वो मैजिक नहीं हो रहा है, वो क्या है, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास है। तो जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पर आती है, अपने आप ही जलने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह के दहन को कहा जाता है स्वतः दहन। तीसरा है विस्फोट, जैसे बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, यानी कि पटाखों का फटना। एक्सप्लोजन में एक्सटर्नल हीट और प्रेशर दोनों की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर बच्चों हीट लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एंड लाइट। रैपिड कंबशन में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जबकि स्पॉन्टेनियस कंबशन में भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम एक्सप्लोजन की बात करें तो यहाँ पर हीट यानी कि ऊष्मा, लाइट यानी कि प्रकाश, एंड साउंड यानी कि ध्वनि, तीन चीजें प्रोड्यूस होती, जैसे पटाखों का फटना, डायनामाइट का फटना। देखिए ये सभी एग्जांपल है एक्सप्लोजन के। तो तीनों तरह के कंबशन आपने अपने आसपास जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन जैसे एलपीजी का जलना, स्वतः दहन जैसे सफेद फास्फोरस का बिना किसी बाहरी ज्वाला के, यानी कि यहाँ पर एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती। देखो बच्चों, यहाँ पर चाहिए होती है एक्सटर्नल हीट, यानी कि बाहरी ऊष्मा या ज्वाला। यहाँ पर नो एक्सटर्नल हीट, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल हीट, और यहाँ पर तो एक्सटर्नल हीट एंड प्रेशर। यहाँ पर एक्सटर्नल हीट के साथ साथ प्रेशर भी चाहिए विस्फोट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इन्हें। चलिए, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, जैसे कैंडल के अलग अलग जोन को, डिफरेंट जोन को बताना कि कैंडल के कौन कौन से अलग अलग जोन हैं। तीन जोन होते हैं, एक है आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन होता है ब्लू कलर का, मिडिल जोन होता है येलो कलर का, और इनर मोस्ट जोन है ब्लैक कलर का। आउटर जोन में होती है कंप्लीट कंबशन, मिडिल जोन में होती है पार्शियल कंबशन, और जो इनर मोस्ट जोन है वहां पर पाए जाते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। वहीं अगर हम बात करें तो जो आउटर जोन है वो होता है हॉटेस्ट पार्ट, इनर जोन मिडिल जोन होता है मॉडरेटली हॉट, और जो इनर मोस्ट जोन होता है वो होता है लीस्ट हॉट, यानी कि सबसे कम गर्म। बाकी कैंडल के स्ट्रक्चर को तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है बच्चों। ठीक है, आप चाहें तो वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।